हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर एकेडमी। आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड से फिजिकल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। कभी भी आपको केमिकल काइनेटिक्स आपको पढ़ना है तो 11th के फिजिकल से दो टॉपिक आपका जितना अच्छा होगा केमिकल काइनेटिक्स आप उतने अच्छे से समझ पाओगे और आपसे प्रॉब्लम उतने अच्छे से बनेगा। क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आपका बेस क्लियर होगा। बेस तभी क्लियर होगा जब क्लास 11th का फिजिकल का फर्स्ट टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होगा, मोल कॉन्सेप्ट। जब आपका मोल अच्छा होगा तो आपको बाकी चीज़ें समझ में आ जाती है। दूसरी चीज़, आपका क्लास 11 से इक्विलिब्रियम का टॉपिक अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक टॉपिक है। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ एक टॉपिक है। एक को अपन क्या बोलते हैं? केमिकल। दूसरे को क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब क्या? कभी भी किसी सब्सटेंस में अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, एनी केमिकल चेंज इन ए सब्सटेंस लीड्स टू बी ए केमिकल रिएक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंजेज हो रहा है या उसका कोई केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड चेंज हो गया और वही क्या देता है? केमिकल रिएक्शन देता है। किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी केमिकल चेंज का होना ही केमिकल रिएक्शन को बताता है। एनी केमिकल चेंज इन ए केमिकल कंपाउंड लीड्स टू बी ए केमिकल रिएक्शन। तो पहला पार्ट तो किसको बताता है? बोलो, किसको बता रहा होगा? केमिकल रिएक्शन को। दूसरा वर्ड है यहाँ पे काइनेटिक्स। दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे? काइनेटिक्स का क्या मतलब हुआ? दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पे? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड की बात करते हैं। आप इसी से रिलेटेड एक वर्ड फिजिक्स में भी सुनते होगे, काइनेमेटिक्स, जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को पढ़ते हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो तुम पूरे काइनेटिक्स में यही पढ़ते हो कि वो किस स्पीड से मूव किया। बोलो ना, हाँ या ना। तो इस चैप्टर में तुमको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि केमिकल लीड्स टू बी ए केमिकल रिएक्शन। काइनेमेटिक्स मतलब वो रिएक्शन, वो केमिकल चेंज किस स्पीड से हो रहा है, इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? तो वो केमिकल काइनेटिक्स नाम से समझ में आया कि ये ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जहाँ कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, दैट मीन्स उसमें कोई केमिकल चेंज हो रहे हैं, तो तुम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हो कि वो केमिकल चेंज किस स्पीड से हो रहे हैं। बोलो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर तुम देखोगे तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के फॉर्म में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोलने के लिए क्या बोल दिया कि केमिकल चेंज हुआ तो तुम केमिकल रिएक्शन समझोगे। जिसमें केमिकल चेंज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो केमिकल चेंज होने के बाद मिला वो क्या बोले? प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बात आती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अरे होगा तभी तो स्पीड की बात करोगे। कोई केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, उसको एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग वहाँ पे उसको पढ़ते हैं। और अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स में। ये फिजिकल केमिस्ट्री का वो पार्ट है जहाँ पे किसी केमिकल रिएक्शन के हम लोग स्पीड को पढ़ते हैं। और दूसरा ये पढ़ते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो उसके स्पीड को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। बोलो ना, हाँ या ना। तो यहीं से टॉपिक स्टार्ट हुई है। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। यही स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन इज प्रोसीड। एंड रिएक्शन किस तरीके से होता है और कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। यही तीन पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे मान के चलते कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इस पार्ट को कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? थर्मोडायनेमिक्स में। वी हैव टू स्टडी वेदर द केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। इफ टेक प्लेस तो किस स्पीड से हो रहा है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स में। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई केमिकल चेंजेज हो रहा है तो तुम इसको किस फॉर्म में समझ सकते हो? तो हम लोग इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में समझते हैं। किसके फॉर्म में समझते हैं? एक रिएक्टेंट है, उसमें चेंज होकर के क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को ऑन कॉपी और पेन हम लोग केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो केमिकल इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो केमिकल इक्वेशन का राइट हैंड साइड होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। बोलो ना, हाँ ना। तो रिएक्टेंट केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड होगा, प्रोडक्ट केमिकल इक्वेशन के किधर होगा? राइट हैंड साइड होगा। बोलो, टाइम के साथ चेंजेज किस में मिलेगा? किसका अमाउंट कम होगा? रिएक्टेंट का। टाइम के साथ किसके अमाउंट में फॉर्मेशन होगा? प्रोडक्ट के साथ। बोलो हाँ ना। मान लो ये कोई रिएक्टेंट है, इसको कई बार हम लोग ऐसे भी दिखा देते हैं, ए गिव्स बी। समझते हैं? पहले ध्यान से समझो। अब इनिशियली केमिकल रिएक्शन कराने के लिए तुम किसका अमाउंट लोगे? ए का या बी का? ए का कुछ ना कुछ अमाउंट लोगे। बोलो हाँ ना। T इक्वल टू 0 पे समझो ए का तुमने कुछ अमाउंट लिया होगा, मैं इसको ले लेता हूं ए नॉट। क्या बोलता हूं? ए नॉट। कोई दिक्कत? क्या T इक्वल टू 0 पे बी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा।
अरे रिएक्टेंट लिए तो उस टाइम पे रिएक्टेंट ही होगा ना, प्रोडक्ट बनने में कुछ तो समय मिलेगा, बोलो ना हाँ या ना। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा, 0। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0 वो टाइम है जहां पे ओनली रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट उस टाइम पे नहीं मिला होगा, हाँ या ना। अब कोई भी टाइम में लेता हूं t इज इक्वल टू t टाइम, तो इसका कुछ अमाउंट तो रिएक्ट कर गया होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रिएक्टेंट लिया और सबके सब प्रोडक्ट में चले गए। और ऐसा है कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, मैंने स्टार्ट किया और बोला खत्म होगा क्या, नहीं। कुछ वक्त, कुछ लेक्चर तो टॉपिक को कंप्लीट होने में लगेंगे। मान लो कुछ भी टाइम के बाद, कोई भी टाइम t के बाद, क्या ये पूरे का पूरा खत्म होगा, नहीं, कुछ अमाउंट तो खत्म होगा, बोलो ना है ना। तो इसके कुछ अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गए होंगे। मान लो इसके x अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गए, कितने अमाउंट, x अमाउंट, तो ये कितना बचेगा, A0 माइनस। क्या हर बच्चों को ये बात समझ में आ रहा है? कहीं तुम्हारे मन में एक फिर से एक क्वेश्चन आएगा, ये x कहाँ से आया। मैंने कहा मान लो कुछ भी XYZ कुछ भी, मान लो कुछ मोल था, 10 मोल था, 2 मोल रिएक्ट कर गया। ऐसा नहीं है कि हमेशा x ही, कुछ भी होगा उसको हाइपोथेटिकली हमने x एज्यूम कर लिया। मतलब x वो अमाउंट है जो 0 to t टाइम में रिएक्टेंट क्या किया, रिएक्ट कर गया, बोलो हाँ या ना। तो ये कितना बचेगा, A0 माइनस x। इसको मैं अगर लिखने के लिए AT लिख सकता हूँ क्या, बोलो हाँ या ना। A0 क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर t इज इक्वल टू 0, AT क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर t इज इक्वल टू t, बोलो t टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन को AT ले लिया, 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन को A0 ले लिया, बोलो क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। 0 से t टाइम में एक कितना रिएक्ट किया, अरे जब ये 0 से t टाइम हुआ रिएक्शन, इतना देर तक रिएक्शन हुआ ना, तो रिएक्टेंट का कितना अमाउंट रिएक्ट करा, x अमाउंट, बोलो ना हाँ या ना। अब इसके 1 मोल से ये कितना मोल बन रहा है, 1, बोलो, तो इसके x मोल से ये कितना बनेगा, x। क्या गलत कह रहा हूँ, नहीं। तो ये अमाउंट क्या हो गया, x। कुछ गलत कह रहा हूँ तो बताना, नहीं। अगर मान लो किसी बच्चे ने कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखा होता है, या कोई टीचर ऐसे लिखे होते हैं, A gives 2B, ऐसे भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, A मोल ऑफ A के 1 मोल B के 2 मोल दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ A gives 2 मोल ऑफ B। किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो नंबर होता है वही उसका मोलर रेशियो या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो होता है, हाँ या ना। अब अगर मान लो t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी लेते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे इसका क्या ले लिया, A0। क्या हर बच्चों को समझ में आ रही है? तो क्या इस टाइम पे B कुछ होगा क्या, नहीं। t इज इक्वल टू t पे ये कितना हो जाएगा, A0 माइनस, बोलो ना हाँ या ना। तो ये कितना होगा, इसको A0 माइनस x को क्या लिख सकता हूँ, AT। अब ध्यान से देखो, इसके 1 मोल से इसके कितने मोल, 2 मोल, दिख रहा है ना बेटा। तो यहाँ पे कितना डिसोसिएट किया, 0 से t टाइम में x, तो इसके x से कितने मिलेंगे, 2x। क्या मेरे बात समझ में आया? बस मैं तुमको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने 0 से t टाइम में x लिखा, 0 से t टाइम में 2x लिखा। क्या ये समझ में आया कैसे मिला? ये 2x इसलिए मिला क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की रेशियो कितनी है, 2 है, बोलो हाँ या ना। अब रुक करके एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब A0 और AT में कौन ग्रेटर है, A0 ग्रेटर है और AT क्या है, कम है। तो टाइम के साथ A का कंसंट्रेशन या अमाउंट जो भी तुमने लिया वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो स्पीशीज होता है जो टाइम के साथ कंज्यूम होता है, बोलो ना हाँ या ना। और देखो B का कंसंट्रेशन T पे 0 पे ज्यादा है या T पे ज्यादा है, B का कंसंट्रेशन 0 पे ज्यादा है या T पे ज्यादा है, T पे। मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा। लिखने के पीछे परेशान मत हो, ये नोट्स तुमको टेलीग्राम पे भी मिलेगा या लेक्चर के लिंक पे भी मिलेगा, पहले समझ लो, माइंड में डाल दो। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को ऐसे आज से समझना है, ये स्कूल के बच्चों के लिए छोड़ते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा रिएक्टेंट, जो राइट हैंड साइड होगा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को आज से कैसे समझना है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम हो वो क्या होगा, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ ज्यादा हो वो क्या होगा। रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग, रिएक्टेंट आर कंज्यूम, रिएक्टेंट आर डिसअपियर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हाइल प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, प्रोडक्ट आर अपीयर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, टाइम। तो अब मैं तुमसे पूछूं, अगर किसी भी 2 टाइम इंटरवल पे किसका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। इनिशियल और फाइनल, मतलब इनिशियल मतलब t इक्वल टू 0 का टाइम पहले का टाइम होगा, फाइनल मतलब t इक्वल टू t हो सकता है।
तो किसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? रिएक्टेंट का। देखो ना, T इक्वल टू 0 को इनिशियल ले लो तो T इक्वल टू T फाइनल टाइम होगा। तो रिएक्टेंट कहाँ ज़्यादा, इनिशियल पे या फाइनल पे? इनिशियल पे। प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा होगा, फाइनल। तो वक्त के साथ रिएक्टेंट कम होगा, इसलिए रिएक्टेंट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा, कम होगा। और वक्त के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या इतनी बेसिक बातें तुम्हें समझ में आया? यही चीज़ तुमको कहाँ से समझ में आनी चाहिए, क्लास 11th के इक्विलिब्रियम से, जो तुमको मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम को पढ़ना नहीं है, मैं इतना बता दिया जहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मान के समझो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पढ़ना क्या, वो उसका स्पीड किस कंडीशन में हो रहा होगा, मतलब उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड कितना होगा, इसी को इस चैप्टर में पढ़ना है ना। बोलो ना हाँ या ना। उसी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ये पानी बोतल है, समझो ये पानी बोतल इनिशियली भरा हुआ है, समझो मैंने एक छोटा होल किया, इस केस में पानी जल्दी खाली होगा, मैंने वैसा ही 2 होल किया तब पानी जल्दी खाली होगा। किस केस में पानी जल्दी खाली होगा, 1 होल में या 2 होल में? जल्दी खाली होने का मतलब क्या, कि मैं कहता हूँ किस केस में डब्बा खाली हो जाएगा, जब पानी का फ्लो ज़्यादा होगा। बोलो, तो केमिकल रिएक्शन के स्पीड का मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन के स्पीड का क्या मतलब हुआ, केमिकल रिएक्शन के रेट का मतलब क्या हुआ, कि उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज कितना ज़्यादा हो रहा है। बोलो ना, रिएक्टेंट का यही हो सकता है ना। समझो वापस से मैं फिर एक केमिकल रिएक्शन लेता हूँ, कोई एक केमिकल रिएक्शन है R, ये क्या दे रहा है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट ये क्या दे रहा है, प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, उस पर तुम मत जाना। अब मैं लेता हूँ T इक्वल टू 0 पे, समझो इसका कितना ले लिया, A0, ये कुछ नहीं होगा। अब मैं नंबर से समझाता हूँ, हाइपोथेटिकल लूंगा तो फिर रेट कंपेयर नहीं करोगे। समझो मैंने इसके कितने मोल ले लिए, 100 मोल। कितने मोल ले लिए, T इक्वल टू T टाइम पे मैं कहता हूँ कि इसके 40 मोल रिएक्ट कर गए। कितने मोल रिएक्ट कर गए, तो बचेंगे कितने, 100 माइनस 40। इसके कितने मोल रिएक्ट किए होंगे, 40, तो इसके 1 मोल से इसके 1 मोल, तो ये कितना बनेगा, टी टाइम पे। टी टाइम को तुम 2 सेकंड पकड़ लो या 10 सेकंड, कुछ भी ले लो। समझो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ए ये दे रहा है क्या, बी। कॉन्सेप्ट के शिखर पे पहुंच तो T इक्वल टू 0 पे मैंने इसके भी 100 मोल ले लिए, तो उस T इक्वल टू 0 टाइम पे ये कितना होगा, 0। समझ में आ रहा है ना। अब मैं वापस से T इक्वल टू टाइम T ले रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं ये 70 मोल रिएक्ट कर गया। कितना कर गया, तो ये कितना मिलेगा, 30 नहीं, ये 30 बचेगा, ये कितना मिलेगा। अब ध्यान से देखना, इस 0 से T टाइम में इसमें चेंज कितने का हुआ, 40 का। अरे बोलो ना। और इस 0 से T टाइम में इसमें चेंज कितने का हुआ, 70 का हुआ। अरे 100 थे, 30 बचे, तो 70 का 70 का चेंज हुआ। तो बताओ किस में चेंज ज्यादा का हो रहा है सेम टाइम में, ये। अब मैं तुमसे पूछूं, ये इसका रेट फास्ट होगा या इसका रेट फास्ट होगा, इसका रेट फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि 100 से 30 हो गए, ये 100 से 60 हो गए। बोलो ना हाँ ना। तो किसका रेट फास्ट है, रेट कैसे निकाले, तुम क्या किए कि एक का अमाउंट कितना जल्दी चेंज हो रहा है सेम टाइम में। तो कभी भी रिएक्शन का रेट अगर निकालना हो, उस रिएक्शन का रेट निकालने के लिए तुम उसमें जितने भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है, देखो उसका अमाउंट कितने से चेंज कर रहा है। चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या मैं गलत कह रहा हूँ। अब वो अमाउंट क्या हो सकता है, या तो उसके कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो सकता है, या तो उसके मोल का चेंज हो सकता है। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो प्रेशर का चेंज हो सकता है। बोलो ना हाँ या ना। इतनी बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसके रेट की बात करूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट मतलब स्पीड। बोलो ना हाँ या ना। या तो मैं रेट ऑफ क्या बोल दूं, रिएक्शन बोल दूं, या इसी को क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, या क्या बोल सकता हूं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। बताओ क्या हो सकता है, चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब तुम प्रोडक्ट के केस में देख लो, ये 0 से T टाइम में कितना बना, 0 से कितना हो गया, 40।
और ये 0 से बी टी टाइम में कितना हुआ 70। तो कहाँ बी ज़्यादा स्पीड से बन रहा है? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में रेट हमेशा तुम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो कि उसका कितने से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है या कितने से प्रेशर चेंज हो रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? रिएक्टेंट्स या चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसके टाइम में? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितने ज़्यादा से चेंज हो रहा है उसी को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में हो। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक्वस फेज में है तो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा, लेकिन कई सारे रिएक्शन गैसियस फेज में होते हैं तो फिर उसका क्या लेंगे? प्रेशर। ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ था इक्विलिब्रियम का, लेकिन है तो मैं तुमको साइड में समझा रहा हूँ। बेसिक हो जाए तो फिर केमिकल काइनेटिक्स हम आराम से पढ़ सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन कब होगा? एक्वस फेज में। हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात कब करते हैं? जब रिएक्शन किस फेज में हो? एक्वस फेज में। और फॉर ए गैसियस रिएक्शन हम लोग किसकी बात करेंगे? बोलो किसकी बात करेंगे? प्रेशर। किसके लिए? फॉर ए, बोलो, गैसियस रिएक्शन। ये भी कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे हाँ या ना? पहले समझने पे ध्यान दो। तो क्या लिख सकता हूँ? चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, कैपिटल आर मतलब रिएक्टेंट और ये मतलब प्रोडक्ट, अपॉन क्या बेटा? एक चीज मैं तुमको और बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा ना कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को सिंपल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट भी किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉन्सेंट्रेशन को। अगर मान लो कहीं पे तुमको ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ आर, इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर तुमको ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट पी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अगर तुमको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है मतलब प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अगर तुमको ऐसे लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। अगर तुमको ऐसे लिखा हुआ है प्रेशर ऑफ ए। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो प्रेशर ऑफ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम, चेंज इन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम। अब हमेशा जब भी हम चेंज निकालते हैं, चेंज मतलब क्या होता है? तुम फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। कभी भी हम लोग चेंज निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? फाइनल माइनस। अरे हाँ या ना? क्या ये केमिस्ट्री है? नहीं। तो अगर मैं निकालूं, ध्यान से समझना, ऑफ रिएक्टेंट निकालूं तो क्या होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज उसी को बोलते हैं ना। चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस, पहले लिख देता हूँ चेंज मतलब। कभी कभी चेंज ना लिख करके हम लोग डेल्टा भी लिख देते हैं। डेल्टा भी किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज। इसको बोलते हैं कैपिटल डेल्टा। और कभी कभी हम लोग स्मॉल डेल्टा भी लिख देते हैं, वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। और अगर वो ना लिख करके मैथ वाले बच्चे सिंपल डी भी लिख देते हैं, वो भी किसको बताता है? चेंज। और चेंज जब भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस। अरे बोलो ना हाँ ना? तो चेंज हो जाता है बेटा फाइनल माइनस। अब एक चीज बताओ, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए तुम अगर फाइनल माइनस इनिशियल करते हो तो किसके लिए चेंज निगेटिव आएगा? रिएक्टेंट के लिए। देखो रिएक्टेंट का फाइनल कितना है? 30, इनिशियल कितना था? 100। रिएक्टेंट के लिए 80 A नॉट से छोटा होगा कि नहीं होगा? अरे बोलना हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ 80 और A नॉट तो क्या होगा? मैं क्या लिख सकता हूँ? 80 इज स्मॉलर देन। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा तो कम होगा, तो किसका चेंज निगेटिव आएगा? रिएक्टेंट के लिए। बोलो ना, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, पहले ध्यान से समझना, चेंज को किससे लिखते हैं? या तो डी से या डेल्टा से। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ध्यान से देखना, डेल्टा आर, क्या मतलब हुआ? चेंज। डेल्टा मतलब चेंज, स्क्वायर ब्रैकेट में आर मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को शॉर्ट में सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, किसके बराबर होगा? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। बोलो, तो फाइनल को ही क्या लिखते हैं? 80 और इनिशियल को क्या लिखते हैं? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी?
तुम कहो सर निगेटिव आएगी। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? मेरी बात तो सबको समझ में आ रही है। और अगर मैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट निकाल दूं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, तो कितने के बराबर होगा? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा तो क्या होगा, बढ़ता है, तो इसके लिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, निगेटिव, और प्रोडक्ट के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ना तो बोल। ठीक है। तीसरी चीज, अगर मैं इसको किसी ग्राफ से देखूं, किससे देखूं? किसी भी ग्राफ से किसी केमिकल रिएक्शन को देखो, अभी हेडिंग पे मत जाना, पहले केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होगा? कम होगा, और प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ेगा। तो अगर मैं कोई एक ग्राफ प्लॉट करूं, ये एक्स एक्सिस पे मैं लेना चाहता हूं, क्या लूं? टाइम। या एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और टाइम के साथ ही रिएक्शन क्या होगा? प्रोग्रेस करेगा। और वाई एक्सिस पे मैं ले लेता हूं कॉन्सेंट्रेशन। क्या ले रहा हूं? क्या मेरी बात हर बच्चों को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आए तो तुम मुझे वहीं पे रोकना। T इक्वल टू 0 पे क्या 0 होता है? प्रोडक्ट 0 होता है। मैंने कहा कि T इक्वल टू 0 पे सिर्फ रिएक्टेंट होता है, जितना तुम लियो, प्रोडक्ट क्या होगा? तो टाइम जब 0 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, क्या गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं। तो प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। रिएक्टेंट कितना होगा जो तुम लिए हो? A0। क्या गलत कह रहा हूँ? तो यही होगा A0। मान लो यहाँ से लिए होगे तो A0 होगा। क्या हर बच्चों को मेरा समझ में आ रहा है? अब टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होगा? कम होगा। बोलो, तो कम स्लोप को डिक्रीजिंग दिखा दूं। अब मैथ वाले बच्चे ज्यादा दिमाग मत लगाना यहाँ पे कि स्लोप का नेचर कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, पैराबोला। अभी मैं तुमको बताऊंगा, इस चैप्टर में चूंकि पढ़ना ही यही है। बट यहाँ पे जो मैं स्लोप दिखा रहा हूँ वो सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि स्लोप कम हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट कम हो रहा है। अब स्ट्रेट लाइन होगा या एक्सपोनेंशियल होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, ये आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तो वो नहीं बता सकते ना। तभी मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि ये टाइम के साथ क्या होगा? कम। मान लोगे? मानना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ कैसा हो जाएगा? और इस पेन से हमने क्या दिखाई, ये क्या है? तो कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन का अगर ग्राफ दिया हुआ है, तुमसे पूछे इसमें से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पहचानो, तो पहचान लोगे? क्या कुछ गलत कह रहा हूं? रेट क्या होता है? रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। समझ के देखो ना, रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट लिखने के लिए बैठूं, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब डीसी। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ना, डेल्टा। कॉन्सेंट्रेशन के लिए सी लो, ऐसे लिख दिया, अपॉन क्या बेटा? डेल्टा टी। बोलो। अब यहाँ पे तुम बुक में देखोगे तो ऐसे लिखा होता है, प्लस माइनस DC बाई dt। पहले साइन पे आते हैं। या अगर प्रेशर का चेंज देखोगे तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू प्लस माइनस dP बाई dt। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम या चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। तुम कहोगे सर प्लस माइनस क्यों लगाया, ये समझ नहीं आया। अगर मान लो मैं रेट ऑफ कोई रिएक्टेंट लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ? रिएक्टेंट लिखता हूँ, तो क्या होगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। अब देखो, अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाता है? निगेटिव। देखो, रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा? अरे हाँ ना तो बोलोगे। तो इस केस में रेट निगेटिव नहीं आएगा। क्या बताओ, रेट कभी निगेटिव होगा क्या? या तो रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो रेट 0 होगा, या होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। रेट निगेटिव होगा क्या? नहीं। तो कभी भी हम रिएक्टेंट के लिए अगर रेट लिखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगा? निगेटिव। उस निगेटिव को पॉजिटिव में लाने के लिए हम लोग रिएक्टेंट के लिए क्या यूज करते हैं? माइनस साइन। तो कभी भी रेट के फॉर्मूला में अगर माइनस साइन है, इसका मतलब ये दिखाता है तुम्हें कि यहाँ पे रेट रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखा गया। बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना? अगर मैं ऐसे लिख दूं रेट ऑफ प्रोडक्ट, ये तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो क्या होगा? डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन ये साइन क्या होगा? यहाँ पे तो सिर्फ मैंने रेट लिखा है,
तो रेट रिएक्टेंट के टर्म्स में भी हो सकता है और प्रोडक्ट के टर्म्स में हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा है। अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में करोगे तो प्लस, अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में करोगे तुमको पहले से एक माइनस साइन लेना पड़ेगा, ताकि रेट कभी निगेटिव नहीं होता है। और माइनस साइन रेट में किसको रिप्रेजेंट करता है कि रेट रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा गया है। बोलो ना हाँ या ना, इतनी बात समझ में। अब रेट का मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और जिसमें जितना ज्यादा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा उसको कहेंगे उसका रेट बहुत ज्यादा है, मतलब रिएक्शन बहुत स्पीड से हो रहा है। और जिसमें रेट बहुत कम से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्लो रेट है, रिएक्शन बहुत एकदम चीते की चाल और एक हाथी की चाल से चल रहा है। जो चीते की चाल से चलेगा उसको क्या बोलेंगे, काफी फास्ट है, और जो हाथी की चाल से चलेगा तो उस रिएक्शन के रेट के बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कितने कैटेगरी में, 3। एक रिएक्शन जो बहुत फास्ट स्पीड से हो, एक रिएक्शन जो बहुत स्लो स्टेप से हो, और एक रिएक्शन जिसका मॉडरेट। अब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को रेट बोलते हैं। उसके बेसिस पे रिएक्शन 3 टाइप के होंगे, वेरी फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन। हमारे काम का कौन सा होगा, मॉडरेट रिएक्शन, जो सेकंड में, मिनट में, आवर में, डे में कंप्लीट हो जाए। फिर बात आते हैं कि वेरी स्लो रिएक्शन कौन सा होगा, बताएं दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन। बोलो ना, लोहे को छोड़ दो मॉइस्चर में, देखो जंग लगता रहेगा बैठ के। तो उसके बेसिस पे 3 टाइप के रिएक्शन है, कौन कौन से, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, एंड कौन सा है, मॉडरेट रिएक्शन। अपने सिलेबस का काम कौन सा होगा, मॉडरेट। वैसा कोई रिएक्शन जो कुछ सफिशिएंट टाइम ले, उस टाइम में तुम उसके चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाओ, वही रिएक्शन तुम्हारे काम का होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, चलो 1 बाय 1 पहला रिएक्शन देखते हैं। वैसा कोई रिएक्शन, आप समझ रहे, केमिकल रिएक्शन फास्ट और स्लो किसके बेसिस कहते हैं। देखो 2 टाइप के कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। जानते हो आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, जहां पे कैटायन और एनायन, 2 अपोजिट आयन के बीच में इंटरेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। बोलो ना हाँ या ना। कोवेलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं, किसके बारे में, जिसमें शेयरिंग हो चुकी है। कुछ गलत कह रहा हूं क्या, मैं तुमको क्या कह रहा हूं कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड है तो कैटायन एनायन के बीच में इंटरेक्शन है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या। अब इसके कम डिस्टेंस पे अगर कोई दूसरा जोरदार एनायन आ गया तो बताओ इससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, किससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, नेचर स्वभाव है इसका। इसमें कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं टूटते हैं, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन होते हैं, इसलिए आयनिक रिएक्शन हमेशा फास्ट होते हैं। आयनिक रिएक्शन हमेशा क्या होंगे, लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड होता तो उसमें बॉन्ड टूटता, ओवरलैपिंग पहले टूटता, फिर नया ओवरलैपिंग होता। इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग वगैरह का फंडा होता है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड टूटने बनने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन आयनिक रिएक्शन कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा फास्टर रिएक्शन कौन देगा, आयनिक रिएक्शन। उसमें सिर्फ क्या होता है, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ये लिखा है वेरी फास्ट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत कम टाइम में हो जाए, बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाए, जो रिएक्शन बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाए। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। उसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी है क्या, नहीं। फिर बात आती है आयनिक रिएक्शन है कि क्या। देख लो यहाँ पे AgNO3 का रिएक्शन किसके साथ करोगे, NaCl। कभी भी अगर किसको, सिल्वर को क्लोराइड मिल जाए, सिल्वर को क्या मिल जाए, तो ये हमेशा सबको छोड़ करके क्लोराइड के पास आ जाएगा। और इंस्टेंट AgCl का यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा। कभी भी तुमको AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्शन करा दो, कोई भी कंपाउंड होगा, तुमको क्या मिलेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ AgCl NaNO3 मिलेगा। सिमिलरली BaCl2 है, इसको H2SO4 के साथ करा दो तो BaSO4 का तुमको यहाँ पे वापस से क्या मिलेगा, प्रिसिपिटेट मिल जाएगा। इस कोई भी रिएक्शन में तुम देख लो, HCl प्लस NOH, ये तुम्हारा क्या है, एसिड, ये तुम्हारा क्या है, बेस। इंस्टेंट एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये तुमको क्या मिल गया। तो जितने आयनिक रिएक्शन हो, एसिड बेस रिएक्शन, वो रिएक्शन का नेचर हमेशा क्या होता है, समझ में आया। इसलिए जितने भी आयनिक रिएक्शंस होते हैं वो भी रिएक्शन वेरी फास्ट होते हैं। आयनिक रिएक्शन क्यों फास्ट होते हैं, क्योंकि उसमें ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या मेरी बात समझ में आया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, मैंने ऐसे बोल बचन में ज़्यादा बोल दिया। सेकंड है वेरी स्लो रिएक्शन, पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। सालों लग जाएंगे, रुकोगे क्या, उसका भी कोई यूटिलिटी नहीं है। देख लो, पहला एग्जाम्पल यही है, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा रिएक्शन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन, मॉडरेट टेम्परेचर पे ले लो, वाटर बनेगा ही नहीं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तुम ऐसे लेकर के छोड़ दो, क्या मिलेगा, क्या वाटर नहीं मिलेगा, उसमें भी काफ़ी वक्त लगता है। दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, H2 के साथ कर दो, हाइड्रोजन के साथ, रूम टेम्परेचर पे, तो भी मिथाइल अल्कोहल, बहुत स्लो रिएक्शन मिलता है।
ये तुमसे एग्जांपल, अब इसमें तुमको कुछ नहीं, बस ऐसे बता दिया तुमको कि रिएक्शन वेरी फास्ट हो सकते हैं, रिएक्शन वेरी स्लो हो सकते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। अपने को यूज किसका होगा? वैसे रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड से हो रहे होंगे, इस रिएक्शन का अपना बहुत टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड विथ ए मेजरेबल टाइम, मेजरेबल रेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। जिस रिएक्शन को किसी मेजरेबल रेट्स को तुम क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। दिस इज द टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोसीड विथ ए मेजरेबल रेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड वी कैन मेजर रेट ऑफ दिस रिएक्शन इजिली। मोस्टली दिस रिएक्शन आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, और किस नेचर के होंगे? कोवलेंट नेचर के होंगे। पहला रिएक्शन क्या रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये डिकम्पोज होगा किसमें? वाटर एंड ऑक्सीजन में। आगे जाकर के रिडॉक्स में तुम पढ़े भी होगे, इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ H2O2। यहाँ पे क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं? थोड़ा सा पीछे चीज याद रखो। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? -1 से -2 गया, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? डिक्रीज, मतलब रिडक्शन हो गया, और -1 से यहाँ पे 0 में चला गया, बढ़ गया। अगर वैसा कोई रिएक्शन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और कम होता है, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? सेकेंड है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 किस में जा रहा है? NO2 प्लस O2 में। ये भी रिएक्शन क्या है? मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही है, कोवलेंट नेचर के, सफिशिएंट टाइम में होगा। तीसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर किसको बोलते हैं? RC डबल बॉन्ड OR-। आर कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अगर तुम अपने बुक के हिसाब से लोगे तो ये रिएक्शन ऐसा तुमको मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिथाइल इथेनोएट। इसका तुम हाइड्रोलिसिस करा दो, मतलब किसके साथ रिएक्शन? वाटर के साथ। एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है H+ के प्रेजेंस। तुमको एसिड एंड क्या मिलेगा? अल्कोहल। तुमको प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा CH3। ये रिएक्शन तुमको, मैं जितने रिएक्शन ले रहा हूँ तुमको आगे केमिकल काइनेटिक्स में या तो NCERT या तुम अपना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक देखो, तुमको दोनों केस में मिलेगा। क्लियर? इस रिएक्शन को हम लोग वापस से पढ़ेंगे, जहाँ पे सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, ये रिएक्शन तुमको आएगा। दूसरा क्या है? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, C12 H22O11, इसी को बोलते हैं शुगर। इसको वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, किसके प्रेजेंस में? H+ के प्रेजेंस में, तो तुमको क्या मिलेगा? C6H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इसलिए बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल में तुम पढ़े भी होगे, ऑर्गेनिक के बाद ये चीज ज़्यादा से समझ में आएगा। जो ये शुगर है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड होते हैं। जो ग्लूकोज है और दूसरा ये फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज कैसा होता है? लिवो, एंड ग्लूकोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो। तो डेक्स्ट्रो से लिवो मिल रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। या सिंपल इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर भी बोल सकते हो। जब डाइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करोगे, 2 मोनोसैकेराइड मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों क्या है? मोनोसैकेराइड। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं है कि मैं हाइड्रोलिसिस बता दूँ ईस्टर का और केन शुगर का, मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सब कुछ जो कुछ एग्जाम्पल तुमको दिख रहे हैं ना, ये सब वो रिएक्शन है जो कुछ सिग्निफिकेंट टाइम, सफिशिएंट टाइम लेते हैं, जिसको तुम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में मेजर कर सकते हो। या तो ये सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक में हो रहा होगा जो तुमको मेजर कर सकते हो। तीसरा रिएक्शन ऑफ NO विथ क्लोरीन। NO को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो, NOCl2 मिलेगा। ये सब रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर चूंकि ये रिएक्शन मॉलिक्यूलर है तो कुछ सफिशिएंट टाइम ले रहे होंगे, और यही टाइप के रिएक्शन अपने को केमिकल काइनेटिक्स में इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन 3 टाइप के हुए। कौन कौन सा? वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। अपने काम का कौन सा था? बैक टू आवर अपने टॉपिक पे आ जाओ। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? तुम कहोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शन। कि कभी भी रेट के तुम एक्सप्रेशन में देखोगे तो रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। लेकिन हमने फॉर्मूला क्या लगाते हैं? प्लस एंड माइनस। क्यों? यही लिखा हुआ है, रेट इज ऑलवेज डिफाइंड इन सच ए मैनर सो दैट इट इज ऑलवेज क्या बेटा? पॉजिटिव क्वांटिटी। तो रेट को पॉजिटिव में लाने के लिए रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। सबसे पहले अब बात करते हैं कि रेट अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है तो कैसे इक्वेट करेंगे, और रेट अगर प्रेशर के टर्म्स में है तो कैसे इक्वेट करेंगे। तुम जानते होगे एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सुना होगा? आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? ध्यान से देखना, PV इज इक्वल टू
इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। रुक के थोड़ा समझ लेना। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, आर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, आर क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आएगा? नहीं ये तो मैं लिख ही देता हूँ। अब इधर से ये जो वॉल्यूम है इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N बाई वी इंटू आर टी। आपने मोल में पढ़ा होगा, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू C इंटू आर इंटू टी। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो सकता है, C इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू टी इंटू पी। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? बोलो ना। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, 1 बाई आर इंटू टी इंटू क्या बेटा, पी। अब रुक करके पहले समझ लेना, पी क्या है, प्रेशर। अब प्रेशर के कई सारे यूनिट होते हैं, तुम एटमॉस्फेयर सुनोगे, बार सुनोगे, पास्कल सुनोगे, किलो पास्कल सुनोगे, mm ऑफ एजी सुनोगे। यहाँ पे जो हम लोग यूनिट लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, जिसको ATM बोलते हैं। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में। वी क्या है, बोलो बेटा क्या है, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, कुछ गलत कह रहा हूं? एन क्या है, टी क्या है, टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में लेते हैं, अपने केमिस्ट्री में डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का कोई यूज ही नहीं होता है कभी। और एक चीज बता, क्या बेटा, एन, एन क्या है, जिसको आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इस गैस कांस्टेंट की अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ, जेई के लेवल के प्रॉब्लम में तुमको ये जरूरत लगेगी। आर जो होती है, आर की 2-3 वैल्यू होती है, आर की 3 वैल्यू मैं तुमको बताता हूँ। अब आर की जो वैल्यू होती है, जो वैल्यू ऑफ आर है, ये 0.0832 भी होती है। दूसरी जो आर की वैल्यू होती है ये 8.31 के बराबर होती है, और तीसरी जो आर की वैल्यू होती है ये 2 होती है। तुम कहोगे सर आर की 3 वैल्यू है तो यूज कहाँ करेंगे, तो यूनिट तुमको बताएगा कि कहाँ क्या यूज करना है। आर की जो पहली वैल्यू है ये होता है, इसका यूनिट होता है लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन मोल इनटू केल्विन। कभी भी तुम अगर इक्वेशन पी भी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे ना, तभी इसको यूज करना है, 0.08 वाली को। और मैं अगर तुम मेरी बात मानोगे, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरी बात मानोगे ना, तो इस वैल्यू को मैं बार बार कहता हूं 1/12 यूज करना। अरे 1/12 भी डिवाइड करोगे तो 0.08 आएगा। दूसरा 8.31 है, ये जो वैल्यू होती है जूल पर मोल केल्विन, और 2 वाली जो वैल्यू होती है ये होती है कैलोरी। और अब तुम 8.3 ना यूज करके, जब मैं यूज करता हूं कहीं पे भी तो 25/3 यूज करता हूं। रुक करके समझना, यहाँ जूल है, यहाँ कैलोरी है, ये दोनों एनर्जी वाला है। कौन सा वाला है? तो कभी भी तुमको एनर्जी वाला फंड आ जाए, और ये तुमको 2 ही जगह आएगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना होगा तो वो लगा देना जहाँ पे वॉल्यूम वगैरह का फंडा हो, अगर नहीं जहाँ पे एनर्जी, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में आर की यही 2 वैल्यू होती है। एनर्जी जूल में है तो जूल लगाओगे, कैलोरी में है तो कैलोरी लगाओगे। और एक चीज और बता देता हूँ, जब बता ही रहा हूँ तो 1 कैलोरी जो होता है ये 4.18 जूल के बराबर होता है, अप्रॉक्स में 4.2 लिख देता हूँ। तो कभी कभी तुमको रेट सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन देख करके तुमको रेट प्रेशर में भी पूछ सकता है, हम लोग उसी चीज पे आते हैं। तो रेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा, टाइम। यही रेट का लिखा भी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ ए डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। डिफरेंट केमिकल स्पीसीज मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों हो सकता है। स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ दैट स्पीसीज। और हमेशा रेट क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम या चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम। रेट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए उसको पॉजिटिव लाने के लिए जब भी हम लोग रेट रिएक्टेंट के टर्म्स में बात करते हैं तो रेट को किस में लेते हैं, माइनस साइन के साथ। इतनी बात जानते हो। अब आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा है मैं तुमको बताता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम, तो dc/dt। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं R लिख दूँ तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
dc बाई dt, d मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे इस कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में लाना है। किसके टर्म्स में लाना है? अब बताओ C इक्वल टू क्या हो गया? 1/RT इंटू पी। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? ये जो T है कैपिटल T वो क्या है? टेम्परेचर। और यहां भी T है, वो क्या है? स्मॉल t, टाइम। दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो अगर C को मैं रिप्लेस करूंगा तो C इक्वल टू क्या हो गया? 1/RT इंटू पी। अब चूंकि हम कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस करें तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। तुम एक टर्म में 3 वेरिएबल नहीं पढ़ सकते हो, किसी तीसरे वेरिएबल को कांस्टेंट ही मान के चलना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी को लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस 1/RT तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और अंदर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह क्या फंस जाएगा? चेंज इन प्रेशर। तो क्या लिख सकता हूं? dp बाई। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? बोलना। लेकिन ये, और कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की जगह चेंज इन प्रेशर। बोलो, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, dp बाई dt। बोलो। अब देखो मैं टीचर हूं, मैं तुमको कंफ्यूज कर दिया। बताओ इसमें फर्क क्या होगा? दोनों चीज तुम्हारे सामने लिख दिया ना मैंने, और दोनों अलग अलग चीजें हैं या नहीं है? तो फिर दोनों में कुछ तो फर्क होगा। तो बताओ फर्क बताओ। यहां पे लिखा है सिर्फ प्लस माइनस dp बाई dt, और यहां पे लिखेगा 1/RT dp बाई dt। क्या फर्क हुआ? तुम कहोगे सर कि यहां पे आप इसको, जो इस टर्म्स को यहां लाए हो ना, तो कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में लाए हो। कॉन्सेंट्रेशन कब लिखते हैं? तुम कहोगे सर आपने पहले ही स्लाइड पे लिख दिया था, कॉन्सेंट्रेशन किसी एक्वस रिएक्शन के लिए लिखते हैं। किसके लिए? तो अगर कोई एक्वस रिएक्शन को आप प्रेशर के टर्म्स में ला रहे हो, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो रहा है, तब इसको लाना पड़ेगा। लेकिन चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम ये किसके लिए होगा? किसी गैसियस रिएक्शन के लिए। बोलो ना, हाँ है ना? तो जब कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तब ये पार्ट आएगा। लेकिन ये कब आएगा? बोलो, ये कब आएगा? फॉर ए गैसियस रिएक्शन। क्योंकि गैसियस रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन का कुछ मतलब नहीं रहा ना। तो ये गैसियस रिएक्शन की बात है, और ये किसकी बात है? एक्वस रिएक्शन, जिसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और कॉन्सेंट्रेशन से आपको प्रेशर निकालना, तब निकालना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अरे हाँ या ना? और यही लिखा हुआ है, जो डीसी है, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डीसी। ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम इंटरवल पे होगा। दूसरा, प्लस साइन किसके लिए यूज करेंगे? प्रोडक्ट के लिए। माइनस साइन रिएक्टेंट, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपको फॉर्मूले में माइनस साइन पुट करना पड़ेगा। बोलो। और ये वही ग्राफ है जो मैंने तुमको समझाया था कि टाइम के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या चेंजेस होंगे। बोलो, ग्राफ देख के याद आ रहा है? बोलो ना, हाँ या ना? इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है? कॉन्सेंट्रेशन C लिया है। इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है? टाइम के साथ किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा? अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसकी यूनिट की बात करेंगे, फिर टाइप ऑफ रेट देखेंगे। रेट भी 3 टाइप का होगा। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरे को बोलेंगे एवरेज रेट, तीसरे को बोलेंगे इनिशियल रेट। पढ़ा होगा फिजिक्स में। अब हम लोग यूनिट की बात पहले कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? तो अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो रेट क्या होगा? अरे जितनी बार रेट लिखूं क्या होगा? प्लस माइनस dc बाई dt। ये एक्वस रिएक्शन के लिए। और अगर गैसियस रिएक्शन है तो क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऊपर किसका है? कॉन्सेंट्रेशन। तो ऊपर क्या आ जाएगा? यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या बेटा? यूनिट ऑफ टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर। यही हुआ ना? मोल पर लीटर अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? टाइम। मैं ऐसे नहीं लिखता हूं सेकेंड, मिनट, वो क्वेश्चन में तुमको गिवन होगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। बोलो। और एक चीज मैं तुमको बता दूं, जो डेसीमीटर क्यू होता है ना, DMQ, उसी को क्या बोलते हैं? लीटर।
तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछ दे ऐसे तो चार टाइप क्वेश्चन और उसमें लीटर की जगह डेसीमीटर क्यों दे दे तो भी कर लोगे। तो क्या आ जाएगा, मोल डेसीमीटर इनवर्स, लीटर की जगह डेसीमीटर क्यों लिख दिया ना, तो डेसीमीटर क्यों हो जाएगा यहाँ पे। और इस केस में अगर यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेशर के लिए एटीएम इंटू क्या बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करते हैं, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो तीन टाइप के रेट होते हैं। दो टाइप तो तुमको सबको पता होगा, एक मैं ऐसे ही बता देता हूँ, एक एवरेज और दूसरा क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस। ये तुमको फिजिक्स वाले भी कई बार तुमको बताते हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज मतलब तुम घर से क्लास के लिए निकले, यही एग्जाम्पल देते हैं, घर से क्लास के लिए निकले, कहीं पे स्कूटी तेज चला है, कहीं पे स्कूटी सिग्नल पे रुके, कहीं पे स्लो हुआ, तो क्या एक कांस्टेंट इस वेलोसिटी से तुम आए क्या, नहीं। लेकिन जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए अपन उतना टाइम से डिवाइड कर दो तो उसको एवरेज स्पीड बोल देते हैं या एवरेज वेलोसिटी। गलत कह रहा हूँ। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुम कोई दोस्त मिला वहाँ पे ब्रेक लगा दिए, उस इंस्टेंट पे तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। कभी रेट स्पीड बढ़ा दिए तो वेलोसिटी क्या होगा, कम। स्पीड कम है तो क्या होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो तुमसे अगर तुम्हारा जो स्पीड है उसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और किसी इंटरवल और टाइम मतलब दो टाइम के बीच में जो पूछ दे तो उसको क्या बोलेंगे, एवरेज। तो एवरेज हमेशा किसी इंटरवल के बीच में मतलब दो टाइम पे दिया हो, और वो एक टाइम अगर t इक्वल टू जीरो है, वो एक टाइम अगर t इक्वल टू तो उसी को क्या बोलेंगे, इनिशियल रेट। उसी को क्या बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई हर एक बच्चों को, अरे हाँ या ना। तो टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हमेशा रेट है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होगा, लेकिन एवरेज में दो अलग अलग टाइम पे तुमको दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा। इंस्टेंटेनियस में किसी एक टाइम इंस्टेंट पे पूछेगा। गलत कह रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाओ हम लोग बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। अब कभी भी तुमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, पहले समझ में तो तुमको आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी भी दो टाइम इंटरवल पे तुमको रेट पूछेगा, या तो केमिकल इक्वेशन दे करके तुमसे रेट पूछे या तुमको ग्राफ दे करके रेट पूछे, तुम दोनों केस में निकाल सकते। एवरेज रेट कभी भी एवरेज निकालेंगे तो दो अलग अलग टाइम पे तुमको क्या मिलने चाहिए, दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन, तभी तुम क्या निकाल पाओगे, एवरेज निकाल पाओगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ, कहना है। अब इसके लिए दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखना। पहले मैं ले लेता हूँ t इक्वल टू जीरो पे, क्या लेते थे बेटा, ए नॉट। t इक्वल टू टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन इसको क्या बोलेंगे, AT। t इक्वल टू जीरो पे ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू टी पे ये कितना होगा, कुछ BT ले लेता हूँ। और वैसे अगर मैं निकालूं तो ये कितना होता था बेटा, ए नॉट माइनस एक्स, तो ये कितना होता था, एक्स। तुम जानते हो, सिंपल मैं तुमसे कह रहा हूं कि मान लो कोई भी एक टाइम t1 है, कोई भी एक टाइम, मान लो इस टाइम t1 पे, अब मैं तुमको ऐसे समझा देता हूं, ऐसे भी t1 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन A1 है, और इस टाइम t2 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, A2। अगर रिप्रोडक्ट होता तो क्या बोलते हैं, B1, और क्या बोलते हैं, B2। और दो टाइम इंटरवल है, दो टाइम इंटरवल पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तुम कहोगे नहीं सर, अगर ये तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में होगा तो ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, अगर ग्राफ के फॉर्म में होगा तो तुमको ग्राफ गिवन होगा। और इस एक्सिस पे क्या लिया, कॉन्सेंट्रेशन, या तो रिएक्टेंट का होगा या प्रोडक्ट का होगा। किसी एक का समझा दूं, किसका समझा दूं, रिएक्टेंट का समझाता हूं। ऐसा कुछ गिर रहा होगा ग्राफ, क्या गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, नहीं। अब मान लो कोई एक टाइम ले लिया t1, तो इस टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, A1। इस रिएक्टेंट को A ले लेता हूं क्योंकि रिएक्टेंट को मैंने A लिया है। इस टाइम t2 पे, डोंट डू बदतमीजी ब्रो, तो इस टाइम पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ क्या होगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जब अगर तुम इसके लिए निकालोगे तो यहाँ पे जो रेट होगा वो रेट कौन सा होगा, एवरेज। प्लस माइनस तो लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस तो लगाना पड़ेगा। अगर रिएक्टेंट के लिए है तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के लिए तो बोलो भाई ना, क्या हो जाएगा, बताओ रेट कैसे लिखूं, यही होगा dA/dt, बोलो भाई ना, या ऐसे लिखना पड़ेगा, ध्यान से देख, d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन क्या बेटा, dt। अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में बात करूं, किसके टर्म्स में, तो dC के लिए क्या लिख सकता हूं, A2 माइनस A1। अरे फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना,
A2 देखो फाइनल टाइम पे है, अपॉन नीचे में क्या आ जाएगा बेटा, लेकिन A2 नेगेटिव होगा, चूंकि ये रिएक्टेंट है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस है। तो तुमको दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, उस दोनों कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस अपॉन किसका डिफरेंस बेटा, टाइम का डिफरेंस, तुमको क्या आ जाएगा, रेट। और दो टाइम इंटरवल पे अगर रेट निकाल ले हो तो उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। क्या बोलो, हर एक बच्चों को समझ में नहीं आया, यही लिखा भी हुआ है, A1 और A2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम T1 और A2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम T2। A1 कॉन्सेंट्रेशन T1 टाइम पे है, A2 कॉन्सेंट्रेशन T2 टाइम पे, निकाल लोगे। रिएक्टेंट है तो माइनस लगाना मत भूलना, प्रोडक्ट है तो क्या होगा, प्लस। क्योंकि हमने रिएक्टेंट को ए लिया इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है, और प्रोडक्ट के लिए लगाते तो प्रोडक्ट के लिए प्लस, क्या हो जाएगा, B2 माइनस B1 अपॉन क्या बेटा क्या हर एक बच्चों को समझ में आई, अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत है। हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की, किसकी बात कर ले, इंस्टेंटेनियस रेट कितने इंटरवल पे निकालेंगे, एक टाइम इंस्टेंट पे, किस टाइम इंस्टेंट पे, और इसके लिए तुमको ग्राफ ही देगा तभी बन पाएगा। मान लो तुमको ग्राफ दे दिया यहाँ पे, इस एक्सिस पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन, इस एक्सिस पे क्या है टाइम, और इस एक्सिस पे क्या है कॉन्सेंट्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, अब ध्यान से समझना क्या होगा, समझो तुमको कोई ऐसा स्लोप दे दिया, ऐसा स्लोप दे दिया, और तुमसे यहाँ पे पूछ रहा है इस पे क्या है बेटा, अब तुमसे कह रहा है कोई एक टाइम इंटरवल पे तुमसे कह रहा है कि इसका रेट बताओ। समझो ये कोई एक टाइम इंटरवल तुमको दे दिया, ये T डैश टाइम पे कह रहा है तुम रेट बताओ। तो तुमको क्या करना है, जब भी किसी स्लोप का, कभी भी किस तुम्हें स्लोप में अगर तुमको क्या दिया हुआ है, एक टाइम इंस्टेंट पे तुमसे रेट पूछा और तुमको स्लोप दिया हुआ है, तुम क्या करो, जिस टाइम इंटरवल पे तुमसे स्लोप पूछ रहा है, जिस टाइम इंटरवल पे तुमको क्या पूछा है, स्लोप पूछ रहा है, तुम उस टाइम इंटरवल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो, टेंजेंट, मतलब मैथमेटिकली इतना घबराना मत, उस टाइम पे उसको स्लोप को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, उसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। अब मेरी बात समझ में आए, तो तुमसे किस टाइम पे पूछा है, इस टाइम पे, तो इस T डैश टाइम पे इस ये जो कंसंट्रेशन का कर्व है उस पे तुम क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन खींचो, और वो लाइन एक्स एक्सिस से मिला दो, एक्स एक्सिस के साथ जो उसका एंगल होगा वो एंगल हो जाएगा क्या, थीटा, और उस थीटा का तुम टेन थीटा ले लो, वही तुम्हारा क्या होगा, स्लोप, और वो स्लोप ही तुमको देगा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, और हाइट में क्या है कॉन्सेंट्रेशन, बेस में क्या है टाइम, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम क्या देगा, रेट, और उस स्लोप का जो टेन थीटा को बोलते हैं वही तुम्हारा क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। अब मैं ध्यान से समझना क्या बोला, कभी भी तुमको कॉन्सेंट्रेशन टाइम का कर्व दिया हुआ है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे तुमसे बोल दे कि इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट बताओ, तुम क्या करो, उस टाइम पे उस कर्व से टच करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन खींचो, इससे टच करता हुआ, मान लो हो गया, इसका जो थीटा होगा, इसका जो क्या होगा बेटा, अब बताओ थीटा कौन सा होगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा, ये जो थीटा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देख बेटा, और ये स्लोप किस, इस कौन सा थीटा, टेन थीटा, और यही जो स्लोप है यही तुम्हारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। इसी स्लोप को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। उस टाइम इंटरवल पे जो इसका टेन थीटा होगा वही तुम्हारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो कभी भी अगर रेट इंस्टेंटेनियस तुमसे पूछ दे, ये भी क्या होगा, प्लस माइनस DC बाई, और ये तुम इसके लिए तुम क्या करोगे, जो उस स्लोप का टेन थीटा होगा या उसका क्या होगा, स्लोप होगा, वही तुम्हारा क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगा। क्या हर एक बच्चों को समझ में आया, बोलो ना कुछ गलत कह रहा हूँ, हर एक बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया। इसी टाइम इंटरवल पे अगर तुम t=0 पुट कर दो, तो t=0 पुट करोगे तो ये यहाँ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रेट। क्या बोलते हैं, इनिशियल रेट बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस कोई भी टाइम इंटरवल हो सकता है जीरो को छोड़ करके, किसी भी इंस्टेंट पे तुमसे अगर पूछे उस इंस्टेंट पे तुम स्लोप ड्रॉ करो, स्लोप का जो टेन थीटा होगा वही तुम्हारा क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगा। लेकिन वो टाइम इंटरवल अगर इनिशियल टाइम जीरो है, t=0 को इनिशियल बोलेंगे, उसी रेट को क्या बोलेंगे अपन, इनिशियल रेट। क्या मेरी बात समझ में आई। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा,
तो हमने केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किया, तुमको सिलेबस का बाइंड अप हुआ कि केमिकल काइनेटिक्स कहते किसको है, और यहाँ पे मेनली हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन 3 टाइप के हुए, वेरी स्लो, वेरी फास्ट एंड मॉडरेट रिएक्शन। फिर उसके बेसिस पे अगर बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर रेट पे बात करें तो केमिकल रिएक्शन के 3 टाइप के रेट हो सकते हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट। फिर देखा हमने रेट ऑफ रिएक्शन होते क्या है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर ध्यान से सुन करके आप नोट्स बना करके आइएगा, यही बेसिक आपको आगे लेक्चर को समझने में मदद करेगा। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।